गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री फिट अभिजीत। तो देखते हैं भाई सर के साथ वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। दोस्तों कहते हैं कि हिस्ट्री इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूलिंग में गलत सिखाया जाता है। हाँ जी, जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो फ्रैगमेंटेड हिस्ट्री है। हमारी स्कूल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी है और इसी अधूरेपन को मिटाने के लिए आज द रणवीर शो हिंदी पर आए हैं अभिजीत चावड़ा। ये एक साइंटिस्ट है जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री है, वो हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। अगर आप इंटरनेट पर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस मिलेंगे। जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए ये शायद उनमें से सबसे ज़्यादा लर्नड है, सबसे ज़्यादा वेल रेड है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और सभी चीज़ों को एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखते हैं। ये है भारत के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। उन्हीं सीक्रेट्स को लेकर आए हैं रणवीर अलाहाबादी और अभिजीत चावड़ा द रणवीर शो हिंदी पर। एंजॉय। दोस्तों नमस्ते। जिस इंसान को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनका नाम है अभिजीत चावड़ा। अभी ही एक भयानक सा इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया, वो फिजिक्स के बारे में था, एस्ट्रोफिजिक्स, ब्लैक होल्स, एलियंस वगैरह के बारे में था। पर ये इंसान एक पॉलीमैथ है, मतलब इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। अभिजीत सर नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी। द रणवीर शो में फिर से लौट कर आपको क्या फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आया हूँ आपके शो के अंदर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है। आज का टॉपिक है टॉप 10 माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई थी। मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो, सर का एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज़ देख लो। मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपके यूट्यूब चैनल से ही की, जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। और मैं चाहूँगा कि हर कोई वो वीडियो जाके देखे। पर अब सर आई वुड लाइक टू लेट यू चिप इन। जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसमें से टॉप 10 नगेट्स क्या है, टॉप 10 इंफॉर्मेशन पीसेस क्या है? आई वुड लेट यू कैरी द एपिसोड सर। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। राइट, अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे, ग्रीस था, रोम था, पर्शिया, चाइना एक्सेट्रा। ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ग्रीस 3000 साल पुराना है, पर्शिया 3000 साल पुराना है, रोम 2500 साल पुराना है, चाइना 3-4 हजार साल पुराना है, इजिप्ट 5000 साल पुराना है। इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है? तो इसके लिए हमें दो चीज़ें दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स। तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हम कि हमारा जेनेटिक लीनेज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से इंडिया में है। तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनेजेस है, मेल, दो टाइप के लीनेज होते हैं, मेल और फीमेल। ओके। तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनेज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर्स से प्रेजेंट है। मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है? मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनेज होता है? क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम, ये फादर टू सन पास होता है। तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो हमारा पेट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है। और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मदर टू डॉटर पास होता है। तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज
देख सकते हैं। और वो म्यूटेट होता है। हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है। मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड, अगर आप एक अपने सर से एक बाल निकालोगे या अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करोगे, उसके अंदर डीएनए होता है। हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। Yes. 23 पार्ट्स होते हैं। हाँ, ठीक है। और मान लो जो मेल डीएनए होता है, मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया है और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो चुका है, एक हाँ। एग फर्टिलाइज हो चुका है। फर्टिलाइज हुआ है, यस। तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा। स्पर्म में XY होता है और एग में XX होता है। ओके। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर XY होता है तो मेल होगा, X ऑफस्प्रिंग वो फीमेल होगा। ये दो चीजों में से एक चीज हो सकती है कि डबल एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है। हाँ, अभी जो एक्स वाई है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन में एक्स वाई हो तो आप एक आदमी बन जाओगे, और पुरुष। एक्स एक्स पुरुष बन जाओगे, और Yes. अगर एक्स एक्स हुआ तो आप औरत बन जाओगे। यस। पर वो जो एक्स वाई है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट इनहेरिट करेंगे, पर- और वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशंस है। मतलब जो आपके पिताजी की चेन है, हाँ। आपके पिताजी, आपके दादा, आपके वंश। परदादा, हाँ, वो वंश। डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स। हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस हैं। और फीमेल साइड का क्या मतलब? फीमेल साइज में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है, तो वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर। तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए। ओके, इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं। हाँ, yes. यही लॉजिक है। यही logic है। कि आप, अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो आपने कहा कश्यप। हाँ। मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है। बट जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है। हाँ, क्योंकि yes. गोत्र बाय क्रोमोसोम के बारे में, बाय क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। हाँ, Am I right? यस। Okay. इट इज अ पैट्रिलिनियल लीनेज, गोत्र। ओके, लेकिन जेनेटिक्स में मैट्रिलिनियल लीनेजेस भी होते भी हैं। होता है। Yes. नाउ सर लेट यू कंटिन्यू। ठीक है, सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में, तो एक लीनेज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप F। ओके। ये पैट्रिलिनियल लीनेज है, उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब तब स्टार्ट हुआ था। यस, एंड दिस लीनेज, ये जो लीनेज है हैप्लोग्रुप F, ये पूरी दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनेज है। ओके। सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स। तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनेज ये हैप्लोग्रुप F है, मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। सो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो। और अगर आप मैट्रिलिनियल लीनेज को देखेंगे तो दो हैप्लोग्रुप्स है, M और N, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो। एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इज इन लीनेजेस के डिसेंडेंट्स हैं। सर हिस्ट्री की बात की जाए ना, तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हैं। हाँ, और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था। हाँ। पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है। आई थिंक ये भी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ अब तक हमें कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे। हाँ। बट ये साइंटिफिकली, अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ। ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लोग्रुप्स निकले हैं वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप्स अफ्रीका से आए हैं। सो क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन हुआ था, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन, यमन के आसपास हुआ था। अब ये जो कुछ हजार लोग के आसपास थे, ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया। सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही आए थे। सो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी इनकरेक्ट नहीं है, बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनटू ऑल डायरेक्शंस हुआ वो इंडिया से हुआ। मतलब मनुष्य, मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफी देर तक था, वहां से एक्सप्लोर होके हाँ। जापान गया, अमेरिका गया, रशिया गया, यूरोप गया। क्रेजी। पर सर क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब वहाँ यूरोप में स्टोन एज चल रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था? ये सच है। ओके।
सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का, तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है। उसका नाम है भिर्रान्ना। उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज अबाउट 9.5 थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। ओके। और ये सो कॉल्ड हड़प्पन ईरा का एक हिस्सा है। ठीक है। सो हड़प्पन जो रीजन है वो अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन है। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था until 70 years ago। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है। सो एटलीस्ट 9.5-10,000 ईयर्स पुराना है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैच्यूज को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल आज भी लेडीज मांग में सिंदूर लगाती है। अगर आप हड़प्पा में देखेंगे तो वहां पर स्टैच्यूज मिले, फीमेल स्टैच्यूज जिनके मांग में सिंदूर है। आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है, अब भी वहां पर भी 5,000 साल पहले होती थी। तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं। और हमने अभी आर्कियोलॉजी का शुरू भी नहीं किए, हजारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं किए। तो इट इज पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10, 15, 20,000 साल जा सकता है इन द पास्ट। और वो हमें पता भी नहीं है। हमें पता भी नहीं है अभी होगा या नहीं होगा। अमेजिंग। आई विल लेट यू मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2 सर। तो अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन ईरा के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो हजारों छोटे छोटे सिटीज थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन था। देश था एक। देश, यस, देश पूरा। देश मान सकते हैं। हाँ, पूरा अर्बन था। मतलब ये वेल प्लान्ड सिटीज थे, ग्रिड सिस्टम के अनुसार। आज इंडिया के बड़े बड़े सिटीज आप देखेंगे कंप्लीटली अनप्लान्ड है। हर डायरेक्शन में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है। ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ? ये एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल चीज है कि हमारे जो ब्रिटिश के बाद जो हमारे रूलर्स आए, उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया है। एनीवे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें फुल टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से। और उस टाइम के जो सिटीज और टाउन्स, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स था वो आज के इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से अच्छा था। और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े बड़े वर्क्स थे उसमें, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे 5-6 हज़ार साल पहले। कहाँ दुनिया में मिलेगा ऐसा? सो दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्बनाइज्ड एंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन। क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बहुत सारी चीज़ों का, ट्रेड होता था विद अलग अलग जगहों से। और माइनिंग में जो अगर टिन नाम का एक मेटल है, वो सेंट्रल एशिया से लाते थे हमारे ही लोग। तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था और बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते थे अलग अलग जगहों से। बिकॉज हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं वहाँ पे जिनका जेनेटिक्स अलग है और जिनका ओरिजिन बाहर से है। तो जैसे आज अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है, तो हर देश से लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि सबको वहाँ पे अच्छा लाइफ चाहिए। तो वैसे उस टाइम पर 5,000 साल पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था, वहाँ पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे। दुनिया का अमेरिका था तभी उस टाइम के ज़माने में। और मतलब जो आप कह रहे हो ना कि बिल्डिंग भी थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हमारे इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हुए थे बहुत ही ज़्यादा। तो जब ये इंडिया में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था? चाइना में क्या हो रहा था? मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था? अफ्रीका में क्या हो रहा था? यूरोप में क्या हो रहा था? 5,000 साल पहले जब ये हड़प्पन ईरा ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सबसे मेच्योरिटी में था, तब चाइना शुरू भी नहीं हुआ था। अफ्रीका में एज फार एज वी नो कुछ नहीं था। यूरोप में लोग स्टोन एज में जी रहे थे। इजिप्ट बस शुरू हो रहा था उस टाइम पे। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूअसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। तो ये बात है। और अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है, तो ऋग्वेद है। ओके, अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा टेक्स्ट बुक्स में कि ये कुछ 3,000 साल पुराना होगा ऋग्वेद। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में एक नदी की बात होती है, सरस्वती। उसके बहुत रेफरेंसेस हैं और ये बहुत बड़ी नदी के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है। जैसे आज गंगा माँ की बात होती है, वैसे ही सरस्वती। हाँ, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन सब नदियों से बड़ी थी सरस्वती। ओके, अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो सरस्वती 2,500 साल पहले, 3,500 साल पहले सूख गई। ओके, कहाँ थी सरस्वती नदी?
हिमालय से निकलती थी और पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात इसमें से फ्लो होती थी। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, इनॉर्मस नदी थी ये। तो ऋग्वेद में सरस्वती को क्या क्या बोला गया है? जोर से गरजने वाली नदी, लाउडली रोरिंग, मदर ऑफ फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आती थी उस नदी में। तो ये सब मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो क्लियरली ऋग्वेद उस टाइम पे लिखा गया था जब ये नदी बड़ी नदी थी, फुल फोर्स में थी। अभी नेचर नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें काफी स्टडीज हुआ है सरस्वती के बारे में। तो उसमें क्या मिलता है हमें कि सरस्वती 6000 BC के बाद कम होने लगी। तो सो द लास्ट टाइम सरस्वती बड़ी नदी थी वो 8000 साल पहले की बात है। तो क्लियरली ऋग्वेद अप्रोक्सीमेटली उस इरा में लिखा गया है, नॉट 3000 years ago। इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता है। सर अभी ये जो 5000 साल पहले 8000 साल पहले की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि ओके ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अच्छा हमारे किताबों में कहा जाता है कि सिर्फ 2500 साल पुराना, वही ना, वही उससे ज्यादा पुराना बहुत यस डेफिनेटली होगा। हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री, ये कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट है, कंप्लीटली आउटडेटेड है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में आज भी पढ़ते हैं। अब ये जो बुक है ऋग्वेद, ये हमारी सभ्यता का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशनल लिटरेचर है। ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। सो क्लियरली वैदिक संस्कृत भी 8000 साल पुराना है एटलीस्ट। और दुनिया में और कोई लैंग्वेज उसके पास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब एंटिक्विटी मतलब कि कितना पुराना, कॉम्प्लेक्स, रिच, वो भी नहीं, एज इन टर्म्स ऑफ एज। सो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज, इवन जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ 3-4 हजार साल से पुरानी नहीं है कोई भी। बट संस्कृत क्लियरली एटलीस्ट 6-7-8,000 years पुरानी है, एटलीस्ट मिनिमम। अगर आपने एक बार लाइफ में संस्कृत सीख ली तो एक नॉलेज का पोर्टल अनलॉक हो जाता है। हाँ। क्योंकि कोई भी भाषा से अगर आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। और अगर आप उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी किताब को पढ़ोगे, किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे, आपको प्योर नॉलेज मिल जाता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसे इंडिया में बहुत सारी नॉलेज पोर्टल्स हैं जो अभी तक अनलॉक है। बिल्कुल, हाँ। जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। तो काला जादू की बातें होती है, सफेद जादू की बातें होती है, शायद वो भी सीक्रेट्स उन किताबों में छिपी हुई है, क्या हो सकता है। सर पर एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि जब मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ था, हाँ। तब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था? मतलब साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था? अब हमें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि ये जो हड़प्पन फेज था हमारा सिविलाइजेशन का, वो सिर्फ सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड नहीं था। उस टाइम पे गंगा वैली में भी उतना ही था, लेकिन हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है आज तक। हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है। पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत बहुत कम हुआ है। 99.9% हमारा आर्कियोलॉजी अभी भी छुपा हुआ है बिलो द अर्थ। तो हमें जो अभी एविडेंस मिल रहा है धीरे धीरे, उससे मालूम पड़ रहा है कि इवन इन यूपी गंगा वैली में बहुत पुराने अर्बन सेंटर्स थे, बंगाल तक भी है और साउथ में भी है। साउथ में कुछ टेम्पल से अंडर द सी मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, उसका एज हमने अभी तक डिटरमिन भी नहीं किया है। गुजरात में द्वारका था, वो भी हड़प्पन ही सिटी था, वो कुछ 8000 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि पूरा इंडिया जैसे आज इंटरकनेक्टेड है, तब भी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरकनेक्टेड था और अर्बन सिविलाइजेशन था पूरा का पूरा। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, लेकिन ठीक है, अगर मान लो कि ये मिथ है, ठीक है, तो हमें एविडेंस क्यों मिल रहा है? अब महाभारत में एक एपिसोड है, एक इंसिडेंट है, अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया। ये अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा और ये महाभारत में रिकॉर्डेड है। तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई अंडर द ओशन, उसी जगह पे, नियर द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ द्वारका? तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स भी सच नहीं हो सकते। दूसरी बात है, रामायण में क्या कहा गया है कि श्रीलंका जाने के लिए हमें एक राम ने और हनुमान ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु। आज मिला है वो ब्रिज, वो मैनमेड ऑब्जेक्ट है, वो मैनमेड स्ट्रक्चर है पूरा। दुनिया में इससे पुराना मैनमेड स्ट्रक्चर है ही नहीं
इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का। सो वंस अगेन ये रामायण का भी प्रूफ हो गया। अभी हम अगर ढूंढेंगे तो और भी प्रूफ मिलेंगे हमें। और दूसरी बात ये है महाभारत और रामायण के टेक्स्ट में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये युद्ध हुआ तब स्काई इस तरह था, ये प्लेनेट इस कंस्टेलेशन में था, एटसेट्रा। अब आप फिक्टिशियस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बना नहीं सकते क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब सेलेस्टियल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और ये बहुत प्रिसाइज बात होते हैं। सो क्लियरली ये सब जो डेटा है, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है रामायण में और महाभारत में, ये क्लियरली जेन्युइन ऑब्जर्वेशनल डेटा है, ये फेक फिक्टिशियस डेटा नहीं है। क्या बात है, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे। अगला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग, अगला पार्ट और देखने वाला होगा। लेकिन ये कि अब बात की जाए तो हिस्ट्री पर सर का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये चीज़ें सुनकर भाई काफ़ी ज़्यादा ना मज़ा आया कि भाई क्योंकि हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। तो उसके रिलेटेड जो बड़े बड़े टीचर हैं वो भाई के साथ आते हैं भाई रणवीर शो में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाई एक नॉलेज की बातें होती हैं। तो उसी तरह सर हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है हमें इस चीज़ के बारे में। नहीं, सही बात है भाई। आप हिस्ट्री पर जितना भी एक नॉलेज मतलब कि हासिल कर सकते हैं ना, वो आप खुद भी मतलब कि हासिल करें, और जितना आपको एक सीखने का मौका मिले तब आप सीखे भी। सर भाई काफ़ी वीडियो सर ने बनाई भी हैं हिस्ट्री पर, खास करके वो चंगेज़ खान वाली क्या एपिसोड मतलब कि क्या वो मतलब कि डिटेल में बताया, वो भी काफ़ी देखने वाली हैं। और भी काफ़ी सर ने एक हिस्ट्री बताई हुई है, शायद आपने इनका चैनल देखा हो तो आप भी जाकर भाई ज़रूर विजिट करें। मैंने तो काफ़ी वीडियो देखी हुई हैं और सर काफ़ी भी हिस्ट्री बताते हैं। और अगर जो समझाने का तरीका ना, एक होता बंदे के मतलब कि एक बंदा देखता रहता है, बंदे को समझ नहीं लगती, लेकिन सर जो समझाते हैं ना एक चीज़ें और हिस्ट्री बताते हैं, वो आपको मतलब कि छड़ा छड़ आएगी। और इस पर अगर बात की जाए तो हिस्ट्री पर तो हम यहाँ पर द्वारका हो गया, वो हमने देखा होगा कि उस पर हमने वीडियो तो बनाई, next part ठीक है। में ये चलो नेक्स्ट पार्ट में वो चीज़ें आ जाएंगी। हिस्ट्री के रिलेटेड ये है कि जो कुछ प्रूफ हैं, जैसा कि सर ने एक हरियाणा की भाई मिसाल दी है, इसी तरह बहुत ज़्यादा भाई एक जब सर ने हर चीज़ की मिसाल दी है कि मतलब कि एक जब इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही थी तो मतलब कि बाहर के देशों में वो क्या कर रहे थे, मिडल ईस्ट वाली साइड पर, चाइना वाली साइड पर ये क्या कर रहे थे। इंडिया में तो ठीक है ऐसी चीज़ें हो रही थी या मतलब कि ऐसा चीज़ें चल रही थी, बाहर क्या हो रहा था। तो सर ने वो भी भाई काफ़ी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि पहले रीजन भाई इकट्ठे थे, पाकिस्तान उधर कई हर सारा बस एक ही हिस्सा था, ये चीज़ है। नहीं, असल एक चीज़ जो है ना, वो जिस तरह उन्होंने सबसे नई चीज़ का ये पता चला वो डीएनए वाला, ठीक है ना, कि जिस तरह एक डीएनए के थ्रू आप जो है ना वो पीछे अपनी वो पूर्वज क्या हजारों सालों का जो है ना वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहाँ से चलते आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह एक मेल के थ्रू या फीमेल में जाके थोड़ा चलो चेंज आता है, लेकिन ये भी वो भी वहाँ से भी, लेकिन ये कि जो मेल के थ्रू चीज़ों का पता चलता है ना डीएनए का, वो एक आपका पीछे जो है ना जहाँ से आप स्टार्ट हुए वहाँ से इस चीज़ का चला हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भाई उन्होंने उनके अगर नॉलेज से के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब इंडियन हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। अब असल टॉपिक तो खैर अब स्टार्ट होने वाला था। जिस तरह आप देख लें कि एक रामायण और महाभारत है, उसके ऊपर अगर आप आए तो बहुत सारी चीज़ों के डाउट्स लोगों के जहन में आते हैं, क्योंकि एक हमने तो जस्ट एक सीरीज़ के हिसाब से देखा दोनों को, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ना उससे रेलेवेंट सामने है, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने द्वारका की है, और उसके अलावा एक और है जो मतलब वो चक्र आपका जो बिल्कुल याद है जिसको तोड़ा था। तो ये कुछ हैं, लेकिन आगे सर इसके बारे में मजीद बताएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में। राम सेतु की बात की जाए तो वो भी है, वो चीज़ें अब वो भी एक रियलिटी है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और भाई इसके नेक्स्ट 2 पार्ट ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।